हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी यूनिट के टॉपिक क्लीवेज की। अपने पिछले वीडियोस में हमने बात करी थी स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की। उसके बाद हुई फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद सबसे पहले बनता है जाइगोट। ये जाइगोट सबसे पहले एंटर करता है क्लीवेज फेज में। क्लीवेज क्या होता है? ऑब्वियसली एक सेल का दो सेल में ब्रेक होना। लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक पर पढ़ने और समझने के लिए काफी कुछ है, और ऑब्वियसली इसमें से CSIR नेट लाइफ साइंसेज में काफी सारे क्वेश्चंस आते भी हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन हम भी डिस्कस करेंगे वीडियो में। Subscribe to Venom Guidance and press the bell icon for getting latest updates. दोस्तों, फर्टिलाइजेशन के बाद एक एम्ब्रियो में लगातार माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं। माइटोटिक डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, अगर आपने माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस पढ़ा है तो आप इजीली समझ सकते हैं कि एम्ब्रियो में शुरू में माइटोटिक डिवीजन्स होंगे। उसका जेनेटिक मटेरियल इक्वली एक सेल से दो सेल में डिवाइड होगा। ये माइटोसिस बहुत फास्ट होती है। जब क्लीवेज शुरू होती है तो सेल केवल दो फेजेस में रहती है। पहला होता है एम फेज, जिसे हम माइटोटिक फेज भी बोलते हैं, और दूसरा होता है एस फेज, जिसमें एक सेल का जो जीनोम है वो रेप्लिकेट करता है। जीनोम की क्वांटिटी जब डबल होगी तभी वो सेल दो सेल में डिवाइड करेगी। एक सेल से दो सेल बनते हैं, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, ये आप जानते हैं। लेकिन क्लीवेज में जो एक बात खास समझने की है वो ये है कि क्लीवेज के टाइम पर कोई भी सेल बहुत ही फास्ट डिवाइड करती है। इस सेल में G1 और G2 फेज नहीं होते। ये सेल सिर्फ M और S फेज में रहती है। एक बार S फेज में आएगी, उसके बाद M फेज में आएगी। नॉर्मली सेल साइकिल में चार फेजेस होते हैं, जैसे कि G1, S, G2 और M। लेकिन वो सेल जिसमें क्लीवेज हो रहा है, G1 और G2 फेज नहीं होते हैं, ताकि इसमें डिवीजन बहुत फास्ट हो सके। क्लीवेज के टाइम पर सेल का वॉल्यूम भी इंक्रीज नहीं होता। ऑब्वियसली जब G1 और G2 फेज नहीं होंगे तो सेल में ग्रोथ नहीं होगी, और ग्रोथ नहीं होगी तो सेल का वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा। मतलब सेल का जितना वॉल्यूम था वो डिवाइड हो जाएगा हाफ में। साइटोप्लाज्म कम हो जाएगा, हाफ एक सेल में रह जाएगा और हाफ दूसरी सेल में चला जाएगा। उसके बाद ये दो सेल्स फिर से चार सेल में कन्वर्ट होंगी, और इस सेल का जितना वॉल्यूम था वो फिर से हाफ हो जाएगा, एक सेल से दो सेल बन जाएंगी, और इस वाली सेल की भी एक से दो बन जाएंगी, टोटल चार सेल बन जाएंगी, मगर वॉल्यूम सेम रहेगा। जब सेल में ग्रोथ नहीं हो रही तो ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म नहीं बढ़ेगा, सेल में ग्रोथ नहीं होगी, ओवरऑल वॉल्यूम सेम रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज हो रहे हैं। हर सेल के पास अपना एक जीनोमिक कंटेंट या फिर अपना एक न्यूक्लियस आ रहा है वाया रेप्लिकेशन, वाया एस फेज। तो दैट मीन्स कि क्लीवेज के टाइम पर किसी भी सेल का न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो लगातार बढ़ रहा है, या फिर वाइस वर्सा क्लीवेज के टाइम पर किसी भी सेल का साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस रेशियो लगातार कम हो रहा है। इस तरह का क्वेश्चन आपको CSIR नेट में देखने को मिलता है, that the volume of cytoplasm to nucleus is becoming increasingly smaller during the cleavage process. क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आए, आप अगर कंसेप्ट समझ गए तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लीवेज होने के बाद जो सेल्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं ब्लास्टोमियास। फिगर में आप देख सकते हैं कि एक सेल है जो क्लीवेज फेज से गुजरी और उसके बाद गैस्ट्रुलेशन में एंटर करी। ड्यूरिंग क्लीवेज इसका सेल डिवीजन रेशियो बहुत हाई था, सेल डिवीजन प्रोसेस बहुत फास्ट था, जिसकी वजह से नंबर ऑफ सेल्स बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहे हैं। ये कर्व कितना स्टीप है, स्लोप है, एकदम एकदम खड़ा स्लोप है। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ सेल्स आर इंक्रीजिंग एट अ वेरी फास्ट रेट ड्यूरिंग इनिशियल टाइमिंग। इस ग्राफ के हिसाब से 40 आवर्स का टाइम दिया है जिसमें क्लीवेज प्रोसेस दिखाई है। अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग टाइमिंग रहेगा क्लीवेज का। उसके बाद सेल एंटर कर रही है गैस्ट्रुलेशन फेज में, और गैस्ट्रुलेशन फेज में ये कर्व थोड़ा सा स्लोप कम हो गया है इसका। दैट मीन्स
नंबर ऑफ सेल्स का डिवीजन प्रोसेस थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहा है, मतलब डिवीजन का रेट कम हो गया है, जिसकी वजह से टोटल नंबर ऑफ सेल्स ऑल्दो इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन क्लीवेज के साथ अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो वो प्रोसेस थोड़ा स्लो है। अब ये क्लीवेज अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग नंबर ऑफ साइकिल्स तक रहती है। जैसे कि अगर हम फ्रॉग जीनोपस की बात करें, जीनोपस स्पीशीज में ये क्लीवेज 12 साइकिल्स तक चलती है। 12 साइकिल्स के बाद ये क्लीवेज एंटर कर जाती है एक दूसरे फेज में, जिसको हम बोलते हैं मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन। मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यूक्लियर जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाता है और ब्लास्टोमियर्स थोड़े से मोटाइल हो जाते हैं, हल्का फुल्का मूवमेंट शो करना शुरू कर देते हैं। मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन होने के बाद ये क्लीवेज प्रोसेस ऑब्वियसली स्लो हो जाएगा, क्योंकि अब न्यूक्लियर जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो चुका है। इस मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन के ऊपर फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं क्लीवेज के प्रोसेस की। ये क्लीवेज प्रोसेस इतना फास्ट होता कैसे है? इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है, जिसको हम बोलते हैं MPF या फिर माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर। ये माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर सबसे पहले डिस्कवर किया गया था एक ओविलेटेड फ्रॉग के एग में। और जैसा कि मैंने आपको बताया, क्लीवेज के टाइम पर जो सेल्स हैं वो केवल दो ही फेज में रहते हैं, M फेज में और S फेज में। तो डेफिनेटली इस MPF की प्रोसेसिंग होती है M फेज में और S फेज में। एक फेज में इसकी एक्यूमुलेशन होती है और दूसरे फेज में इसकी डिग्रेडेशन होनी शुरू हो जाती है। S फेज के टाइम पर MPF फैक्टर एक्यूमुलेट होना शुरू होगा और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब MPF काफी एक्यूमुलेट हो जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, तो सेल S फेज से M फेज में ट्रांसफर कर जाएगी, एंटर कर जाएगी। M फेज में MPF फैक्टर यूज होना शुरू होगा, वहां से ये सेल माइटोटिक फेज में चलेगी और जब कुछ टाइम बाद MPF फैक्टर पूरी तरह से डिग्रेड हो जाएगा तो सेल वापस M फेज से S फेज में ट्रांसफर कर जाएगी। ये MPF दो पर्टिकुलर प्रोटीन्स का बना हुआ है। इसके दो मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला है साइक्लिन और दूसरा है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। साइक्लिन एक ऐसा प्रोटीन है जो लगातार इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती या घटती रहती है। तो ऑब्वियसली इसी वजह से MPF की कंसंट्रेशन भी बढ़ती और घटती रहती है। अब सवाल ये आता है कि इस साइक्लिन की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कौन करता है? oocyte के साइटोप्लाज्म में कुछ mRNAs होते हैं और ये mRNAs साइक्लिन को कोड करते हैं। जब ये mRNA साइक्लिन बनाएंगे, साइक्लिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, ओवरऑल MPF की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और ये साइक्लिन एक्टिवेट करता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को। ऑब्वियसली नाम से ही पता लग रहा है कि ये काइनेज एक प्रोटीन है, एक एंजाइम है जो कि साइक्लिन पर डिपेंड करता है। जब साइक्लिन की कंसंट्रेशन होगी तब साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एक्टिवेट होगा और क्योंकि ये काइनेज है तो ऑब्वियसली ये किसी ना किसी मॉलिक्यूल को जाके फॉस्फोराइलेट करेगा। काइनेज के ऊपर हमने पहले भी डिस्कशन किया था, हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ये दो एंजाइम्स आपने ग्लाइकोलिसिस साइकिल में पढ़े हैं। हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज को फॉस्फोराइलेट करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फॉस्फोराइलेट करता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। दैट मीन्स जहां भी आपको ये एंजाइम टकराए काइनेज, वहां समझ लीजिए कि कोई ना कोई मॉलिक्यूल फॉस्फोराइलेट होने वाला है। काइनेज का यही फंक्शन है। यहां पर साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज की कहानी पे वापस आएंगे। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज फॉस्फोराइलेट करेगा किसको? लेमिन प्रोटीन्स को, हिस्टोन्स को और साइटोप्लाज्मिक मायोसिन को। इस फॉस्फोराइलेशन की वजह से जो क्रोमेटिन है उसका कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा, क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा, जो न्यूक्लियर एनवेलप है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसका डीपॉलीमराइजेशन शुरू हो जाएगा। और तीसरा, माइटोटिक स्पिंडल का बनना शुरू हो जाएगा। इस फॉस्फोराइलेशन की वजह से अब आप समझ चुके हैं कि सेल माइटोसिस की तरफ मूव करना शुरू कर चुकी है। जब साइक्लिन आया, साइक्लिन ने साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को एक्टिवेट किया। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज ने कुछ मॉलिक्यूल्स को फॉस्फोराइलेट किया, जिसकी वजह से ये सेल
माइटोसिस की तरफ मूव करनी शुरू कर चुकी है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये साइक्लिन न्यूक्लियर जीनोम से रेगुलेट नहीं हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ये साइक्लिन रेगुलेट हो रहा है साइटोप्लाज्मिक एमआरएनए से, और ये साइटोप्लाज्म कहां से आया? oocyte से। तो दैट मीन्स क्योंकि oocyte मदर का एक गैमीट है, तो मदर गैमीट में शुरू में जो साइटोप्लाज्म है वहां से ये साइक्लिन ऑपरेट हो रहा है, रेगुलेट हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है या फिर डिग्रेड हो रहा है। लेकिन कुछ टाइम के बाद, पर्टिकुलर नंबर ऑफ साइकिल्स के बाद, एक सेल की न्यूक्लियर मशीनरी खुद टेक ओवर करती है। ये न्यूक्लियर मशीनरी खुद डिटरमाइन करती है कि अब इस सेल का डिवीजन मैं खुद रेगुलेट करूंगी और बाहर का कोई साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन, एमआरएनए मेरे डिवीजन को रेगुलेट नहीं करेगा। मतलब मैं अपने घर का बादशाह हूं, मैं अपने घर को अपने तरीके से चलाऊंगा। इस स्टेप पे आता है मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन। जब एक सेल अपनी मशीनरी का टेक ओवर खुद करती है, अपना सेल डिवीजन खुद डिटरमाइन करती है, इस पॉइंट को बोलते हैं मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन। मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन होने के बाद सेल में क्या क्या चेंजेस आते हैं? सबसे पहले इसके अंदर ग्रोथ फेज ऐड होता है। अभी तक ये सेल एम फेज और एस फेज के बीच में लगातार साइक्लिक चेंजेस कर रही थी। अब इसमें G1 और G2 फेज भी ऐड हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जीनोपस में ये दोनों फेजेस ऐड होते हैं 12 साइकिल्स के बाद। 12 साइकिल्स तक एम फेज एस फेज रहेगा, उसके बाद G1 और G2 फेज ऐड हो जाएंगे, यानी कि अब सेल ग्रो भी करेगी। दूसरा एक एग्जांपल है ड्रोसोफिला का, जिसमें G2 फेज ऐड होगा 14 साइकिल्स के बाद और G1 फेज ऐड होगा 17 साइकिल्स के बाद। दूसरा इसमें चेंज आता है लॉस ऑफ सिंक्रोनिसिटी। अभी तक ब्लास्टुला की फॉर्मेशन एक ही टाइम पर सारी सेल्स डिवाइड कर रही थी। जितने भी सेल्स थी उनका डिवीजन एक साथ रेगुलेट हो रहा था। सारी सेल्स एक ही टाइम पर एक ही मोमेंट पर डिवाइड कर रही थी। दैट वाज नोन एज सिंक्रोनस डिवीजन। लेकिन क्योंकि अब हर सेल की मशीनरी खुद ही अपनी सेल को कंट्रोल कर रही है, तो उसे इस बात से मतलब नहीं है कि उसके साइड वाली सेल डिवीजन कब करेगी। मैं अपनी सेल को खुद बताऊंगा कि मुझे डिवाइड कब करना है, तो मुझे दूसरी सेल से कोई मतलब नहीं है। दैट मीन्स दूसरी सेल किसी और टाइम पर डिवाइड कर सकती है और मैं किसी और टाइम पर डिवाइड कर सकता हूं। इसको बोलते हैं लॉस ऑफ सिंक्रोनिसिटी। अब सेल्स अपनी मर्जी से अपने हिसाब से डिवाइड करेंगी। और तीसरा चेंज आता है एमआरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का होना। ये जो एमआरएनए बनेंगे अब न्यूक्लियर जीनोम से, ये एमआरएनए कुछ नए नए प्रोटीन्स को कोड करेंगे और ऑब्वियसली ये प्रोटीन्स इस सेल को डिवाइड कर पाएंगे। तो ये चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन। दोस्तों, एक सेल के डिवाइड होने के लिए सिर्फ एमपीएफ का होना जरूरी नहीं है। कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ साइटोकाइनेसिस भी इंपॉर्टेंट है। कैरियोकाइनेसिस इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस इज डिवीजन ऑफ द एंटायर सेल। तो कैरियोकाइनेसिस के लिए किस चीज का होना जरूरी है? माइटोटिक स्पिंडल का होना जरूरी है। और माइटोटिक स्पिंडल बनता है माइक्रोट्यूब्यूल से। माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन से। मतलब माइटोटिक स्पिंडल बनता है ट्यूबुलिन प्रोटीन से। और साइटोकाइनेसिस के लिए सेल के चारों तरफ एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का होना जरूरी है, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनता है एक्टिन प्रोटीन से। मतलब एक सेल डिवीजन के लिए ट्यूबुलिन और एक्टिन दोनों ही काम करते हैं सिंक्रोनिसिटी में। ये टेबल आपको काफी सारी डिटेल्स दोनों ही प्रोसेस के बारे में बता रही है। यहाँ पर कुछ इनहिबिटर्स दिए गए हैं, जैसे कि कोल्चिसिन और नोकोडेजोल। ये इनहिबिट करेंगे कैरियोकाइनेसिस को। मतलब साइटोकाइनेसिस को इनहिबिट नहीं करेंगे, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस रुक जाएगी, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं रुकेगी। और दूसरा एक इनहिबिटर है साइटोचलासिन बी। ये इनहिबिट करेगा साइटोकाइनेसिस को, लेकिन कैरियोकाइनेसिस को ये इनहिबिट नहीं करेगा। मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ते जाएंगे, लेकिन सेल डिवाइड नहीं करेगी, सेल डिवीजन रुक जाएगा। तो इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस।
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि जब भी साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस होती है तो माइटोटिक स्पिंडल्स जो बनते हैं ड्यूरिंग कैरियोकाइनेसिस उसके ठीक परपेंडिकुलर बनता है कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। अगर माइटोटिक स्पिंडल का ये डायरेक्शन है तो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग इसको बीच में से काटेगा ताकि एक न्यूक्लियस एक सेल के पास जाए और दूसरा न्यूक्लियस दूसरी सेल के पास जाए। ये था कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस। दोस्तों सवाल ये आता है कि ये एम्ब्रियोनिक क्लीवेज मेनली डिपेंड किस पर करता है? ये डिपेंड करता है यॉक पर। एक एग में यॉक अगर बहुत ज्यादा होगा तो उसका क्लीवेज उतना ही कम होगा, या फिर एक एग में अगर एक पोल पर यॉक ज्यादा है जिसे हम वेजिटल पोल बोलते हैं तो उस पोल पर क्लीवेज कम होगा या नहीं होगा, और एक दूसरा पोल होगा जहां पर यॉक बहुत कम होगा या फिर यॉक नहीं होगा, वहां पर क्लीवेज ज्यादा होगा। इन शॉर्ट यॉक क्लीवेज को इनहिबिट करता है। दूसरे कुछ फैक्टर्स होते हैं एग साइटोप्लाज्म में जो माइटोटिक स्पिंडल के एंगल और उसके टाइमिंग को डिटरमाइन करते हैं। माइटोटिक स्पिंडल का क्या एंगल होगा और उसकी फॉर्मेशन किस टाइम पर होगी, इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए भी कुछ फैक्टर्स होते हैं साइटोप्लाज्म में। तो ये दो फैक्टर्स यॉक और दूसरे साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स डिटरमाइन करते हैं कि एक एग में क्लीवेज कब और कहां और कितनी होगी। दोस्तों मेनली क्लीवेज दो तरह का बताया गया है। एक होता है होलोब्लास्टिक क्लीवेज जिसे हम ट्रू क्लीवेज बोलते हैं या फिर कंप्लीट क्लीवेज बोलते हैं। दूसरा होता है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज जो एक तरह से इनकम्प्लीट क्लीवेज है। अब ये क्लीवेज इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली इनके एग में यॉक बहुत ज्यादा होता है, इसकी वजह से वो क्लीवेज इनकम्प्लीट हो जाता है। पहले बात करेंगे होलोब्लास्टिक क्लीवेज की। इसमें डिवीजन फर्दर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक प्रेजेंट। पहला है आइसोलेसाइथल जिसमें यॉक का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है पूरे एग में। आइसोलेसाइथल के फर्दर डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जैसे कि रेडियल, स्पाइरल, बाइलेटरल और रोटेशनल। रेडियल के एग्जांपल्स जैसे कि एकाइनोडर्म्स या फिर एम्फियोक्सस। स्पाइरल क्लीवेज के एग्जांपल्स हैं एनिलिड्स, मोलस्क्स या फिर फ्लैटफॉर्म्स। बाइलेटरल क्लीवेज के एग्जांपल हैं ट्यूनिकेट्स और रोटेशनल क्लीवेज के एग्जांपल्स हैं मैमल्स और नेमेटोड्स। वहीं पर एक और टाइप का एग है जिसे हम बोलते हैं मीजोलेसाइथल जिसमें मॉडरेट वेजिटल यॉक डिस्पोजिशन है। इसमें रेडियल क्लीवेज पाया जाता है एम्फीबियंस में। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मीजोलेसाइथल रेडियल क्लीवेज के एग्जांपल एम्फीबियंस हैं जबकि आइसोलेसाइथल रेडियल क्लीवेज के एग्जांपल में एकाइनोडर्म्स और एम्फियोक्सस आएंगे। ये कंपैरिजन आपको जरूर याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। दूसरा होता है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज जिसे फर्दर डिवाइड किया गया है टीलोलेसाइथल और सेंट्रोलेसाइथल में। टीलोलेसाइथल मतलब यॉक थ्रूआउट मोस्ट ऑफ द सेल है, डेंस यॉक है। इसके दो फर्दर डिविजन्स हैं, बाइलेटरल क्लीवेज जो मिलता है सेफलोपोड मोलस्क्स में, या फिर डिस्कॉइडल क्लीवेज जो मिलता है फिश में, रेप्टाइल्स में और बर्ड्स में। दूसरा है सेंट्रोलेसाइथल जिसमें यॉक किसी भी एग के सेंटर में प्रेजेंट है और इसका क्लीवेज है सुपरफिशियल टाइप ऑफ क्लीवेज जिसमें एग्जांपल है मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स। इस सुपरफिशियल क्लीवेज में आप देख सकते हैं कि कितने सारे न्यूक्लियस डिवाइड करके एक ही सेल में आ चुके हैं। इसका मतलब इसमें कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा है लेकिन साइटोकाइनेसिस इनहिबिट हुआ है। तो ये इसका एक नेचुरल एग्जांपल है, इसमें हमने कोई ड्रग नहीं डाली है। इंसेक्ट्स का डिवीजन ऐसा ही होता है, पहले कैरियोकाइनेसिस पूरा होगा उसके बाद में बात करते हैं वो साइटोकाइनेसिस की। यहां पर आपको फिर से ध्यान देना है कि टीलोलेसाइथल बाइलेटरल क्लीवेज का एग्जांपल सेफलोपोड मोलस्क्स हैं जबकि आइसोलेसाइथल बाइलेटरल क्लीवेज का एग्जांपल ट्यूनिकेट्स हैं। दोस्तों यहां तक अगर आपने ये वीडियो देखी है मतलब आप CSIR नेट लाइफ साइंसेस का एग्जाम निकालने के लिए बहुत ही डेडिकेटेड हैं। तो फिलहाल बात करेंगे बिल्कुल इसी टॉपिक से आए एक क्वेश्चन की जो जून 2022 में CSIR नेट में पूछा गया था। क्वेश्चन है द टेबल बिलो लिस्ट्स क्लीवेज पैटर्न एंड नेम्स ऑफ स्पीशीज।
क्लीवेज पैटर्न है आइसोलेसाइथल बाइलेटरल, मीजोलेसाइथल रेडियल, सेंट्रोलेसाइथल सुपरफिशियल एंड टीलोलेसाइथल डिस्कॉइडल। स्पीशीज के नाम है एम्फीबियंस, बर्ड्स, ट्यूनिकेट्स और इंसेक्ट्स। आपको करेक्ट मैच बताना है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर और साथ में यह भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।